अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज जो है हम बायोकेम चैप्टर 1 दैट इज बायोमोलिक्यूल्स एंड द सेल इन द सत्यनारायणा और यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन पंकजा नायक इस चैप्टर का जो है फर्स्ट लेक्चर देखेंगे इंशाल्लाह। और पिछले लेक्चर में हमने बायोकेमिस्ट्री की एक जनरल सी ओवरव्यू की थी, इंट्रोडक्शन की थी। वो लेक्चर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए। अगर आपने वो लेक्चर नहीं दिया तो पहले वो देखिएगा। शॉर्ट सा लेक्चर है बट आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाएगा उससे। अच्छा, तो हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो है इसमें हम सेल देखते हैं कि सेल क्या है। तो सेल जो है इसकी डिफिनीशन देखते हैं कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल जो है ये जितने भी जानदार है इस ज़मीन पर उन सब का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमने दो टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा समझना होगा, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं मसल्स की कि मसल जो है हमारे, उनका फंक्शन क्या है। उनका फंक्शन होता है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अच्छा, तो ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अगर हम सेलुलर बेस पर देखो मसल एज ए होल कंट्रैक्ट हो जाता है या रिलैक्स होता है। बट अगर हम देखें तो असल में एक इंडिविजुअल मसल फाइबर या मसल सेल वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी शो करती है और उस वजह से पूरा मसल जो है ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी शो करती है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर है मसल, इसका फंक्शनल यूनिट कौन है वो है उसकी मसल फाइबर, यानी एक सिंगल सेल। और मसल जो है ये एक स्ट्रक्चर भी है, तो इसका वजूद जो है वो भी सेल की वजह से है। यानी इसका स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक भी है और फंक्शनल ब्लॉक भी है, फंक्शनल यूनिट्स भी है इनके। तो वी कैन से कि अ सेल इज एक्चुअली द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होते हैं उन सब का बेसिक यूनिट भी सेल है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी इम्पल्सिस की ट्रांसमिशन होती है वो दरअसल अगर हम देखें तो एक ही सिंगल सेल पर डिपेंडेंट होते हैं और वो होता है न्यूरॉन। आप लोगों को पता है। सर्कुलेशन की एग्जांपल ले ले, सिंगल सेल्स, रेड ब्लड सेल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स आपके डिफेंस मैकेनिज्म्स कंट्रोल करते हैं। इस तरह से न्यूमोसाइट्स आपके गैसेस एक्सचेंज कंट्रोल करते हैं। इन अ नटशेल अगर हम बात करें तो सेल्स आर द स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर आल्सो द बेसिक यूनिट्स ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ओके, तो आई होप के आप लोगों को ये तो क्लियर है। अब जो है हमें सेल की जो है एक यूकैरियोटिक सेल की एक जनरल सी डायग्राम देखते हैं और उससे कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है वो क्लियर करते हैं। अच्छा, ये जो है ये एक जनरल सी डायग्राम है यूकैरियोटिक सेल की। इसके ऊपर की जो लेयर आपको देख रही है ये सेल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा ये जो रेड वाली जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये पूरा न्यूक्लियस है। इसके अलावा इसके अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनील्स है और ये जो है यहाँ पर साइटोसोल है इसका, यहाँ पर वेजिकल्स भी है, यहाँ पर साइटोस्केलेटन भी है। अब जो है अगर हम एक सेल के कंपोनेंट्स देखें तो बेसिकली एक सेल जो है ये 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होती है। एक उसकी ऊपर वाली लेयर सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म है क्या असल में? साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन कुछ यूँ है कि द कंटेंट्स ऑफ अ सेल एक्सेप्ट द न्यूक्लियस। सेल के जितने भी कंटेंट्स है, जैसे कि अच्छा सेल मेम्ब्रेन के बाद वो तो मैंने अलग कंपोनेंट बताया ना, तो उसके बाद सेल के जितने भी कंटेंट्स है यानी साइटोसोल, ऑर्गेनेल्स, वेजिकल्स, ये साइटोस्केलेटन, ये सब साइटोप्लाज्म, इन सब का कंबाइंड नेम है। बट एक्सेप्ट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं है, यह बात याद रखना। और तीसरा कंपोनेंट फिर क्या हुआ? जाहिर सी बात है फिर न्यूक्लियस। आई होप कि ये क्लियर है। तो 2 और टर्मिनोलॉजीज भी है, वो भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ये आपके बुक्स में मेंशन है इसलिए। एक है प्रोटोप्लाज्म, एक है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लाज्म क्या है? सिंपल, साइटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस ऐड कर दो, साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस भी ऐड कर दो, इन दोनों का कंबाइंड नेम क्या है? प्रोटोप्लाज्म। इसलिए प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन हम कुछ यूँ करते हैं कि द इंटायर कंटेंट्स ऑफ अ सेल, सेल के जितने भी कंटेंट्स है, ये यहाँ से देखो सेल मेम्ब्रेन के बाद जो है जितने भी कंटेंट्स आ रहे हैं ये सब, इन सब को कंबाइंड नेम हम प्रोटोप्लाज्म देते हैं।
एम आई क्लियर? ओके, प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट जो है ये अ लिटिल बिट डिफरेंट है प्रोटोप्लाज्म से. इट इज एक्चुअली अ प्लांट सेल विदाउट अ सेल वॉल. ये प्लांट सेल के लिए स्पेसिफिक टर्म है, बट यहाँ पर इसमें मेम्ब्रेन भी इंक्लूडेड होती है. प्रोटोप्लाज्म के केस में मेम्ब्रेन के बाद अलावा जितने भी कंपोनेंट्स आ जाते हैं सेल के इंटायर कंटेंट्स, वो सब को कंबाइंडली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. बट प्रोटोप्लास्ट जो है ये प्लांट सेल्स के लिए स्पेसिफिक है, सम एल्गी के सेल्स के लिए भी यूज किया जाता है. और ये ऐसे सेल को नाम दिया जाता है जिसका सेल वॉल नहीं हो. सेल वॉल जब उससे रिमूव करते हैं उसके बाद जो भी कंटेंट्स रह जाते हैं उन सबको कंबाइंडली हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं. तो आई होप क्या ये क्लियर है. उसके बाद का जो टॉपिक है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ ट्रू न्यूक्लियस. यानी हम सेल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, बट उसके लिए जो हमने स्टैंडर्ड रखा है वो क्या है कि या तो बाज ऐसे सेल्स होंगे जिनमें एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी और बाज ऐसे सेल्स होंगे जिनमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगी. अब ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब है? पहले, अ ट्रू न्यूक्लियस इज द वन विच इज मेम्ब्रेन बाउंडेड. एम आई क्लियर? वो न्यूक्लियस जिसके ऊपर मेम्ब्रेन हो, जो मेम्ब्रेन ने सराउंड किया हो, उसको हम कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस. अब देखो, टू टाइप्स ऑफ सेल्स है हमारे पास. इस बुनियाद पर हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सेल्स आ जाते हैं. एक है प्रोकैरियोटिक सेल. अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? प्रो मीन्स बिफोर और प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. ये तो आपको पता होगा. ये ऐसे सेल्स को नाम दिया जाता है जिनमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट हो, प्रेजेंट नहीं हो. अब ट्रू न्यूक्लियस को आपको बताया अभी के जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं हो. भाई न्यूक्लियस का वजूद ही मेम्ब्रेन के साथ है. जब मेम्ब्रेन रिमूव हो जाए तो उसको हम न्यूक्लियस कहते ही नहीं है, चाहे उसके क्रोमोसोम्स कहाँ भी पड़े हो, किस सूरत में भी हो, बस उसको हम न्यूक्लियस का नाम भी नहीं देते. एम आई क्लियर? उसके बाद दूसरा सेल टाइप जो है वो है यूकैरियोटिक सेल. अब यूकैरियोटिक सेल कौन सा है? वो सेल जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो. अब ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट इसका मतलब कि यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होगी, स्पेसिफिक. अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल में बैक्टीरियल सेल्स आ जाते हैं, आर्किया भी आ जाते हैं इसमें, बट मेजॉरिटी बैक्टीरिया है तो इसलिए हम ज़्यादातर बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोट्स के साथ सिनोनिमस लेते हैं. और यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल बैक्टीरिया के बाद जितने भी आते हैं, एनिमल्स है, प्लांट्स है, फंजाई है, प्रोटिस्ट है, ये सब जो है यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बनते हैं. अच्छा, ये जो है ये एक टिपिकल डायग्राम है एक बैक्टीरियल सेल का. यहाँ पर एक फ्लैजेलम देखते हैं आप लोग. उसके बाद जो है सबसे ऊपर वाली बाउंड्री जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, उसके बाद मेम्ब्रेन आती है, इसमें राइबोसोम्स भी है, प्लाज्मिड भी है. लेकिन हमारे काम की जो चीज़ है यहाँ पर वो है ये न्यूक्लियोइड डीएनए. ये हम देखेंगे डिफरेंस में. अब हम नेक्स्ट जो है देखते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में जो मेन डिफरेंसेस है वो देखते हैं थोड़े से. इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है. नंबर एक जो है साइज है. प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये मच स्मॉलर होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉलर, और यूकैरियोटिक सेल जो है ये बहुत ज़्यादा लार्जर होते हैं इन कंपैरिजन अगर हम बात करें. एम आई क्लियर? एक रिसर्च के मुताबिक जो है 100 से लेकर 10,000 गुना यूकैरियोटिक सेल जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल से बड़ी होती है. 100 to 10,000 टाइम्स लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल. दूसरी सेल मेम्ब्रेन की है. इसमें जो है सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये तो दोनों में कॉमन है. अच्छा, उसके बाद है सेल वॉल. ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है, बट अगर एनिमल सेल्स की बात की जाए, स्पेसिफिकली ह्यूमंस भी इसमें आ जाते हैं, तो वहाँ पर ये एब्सेंट है. और यहाँ पर सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है आप लोगों को याद होगा, पेप्टिडोग्लाइकन, म्यूरिन भी हम इसको कहते हैं. अच्छा, उसके बाद है ऑर्गेनेल्स. ऑर्गेनेल्स जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पर एब्सेंट और यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट. ओके, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है सब इसमें एब्सेंट होते हैं. एम आई क्लियर? न्यूक्लियस जो है यहाँ पर आप लोगों को पता होगा, मैंने अभी यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन हमने की
वो भी असल में ट्रू न्यूक्लियस के बुनियाद पर थी कि प्रेजेंट है कि नहीं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो न्यूक्लियस इनमें नहीं होता। क्रोमोसोम जो है ये साइटोप्लाज्म के एक रीजन में पड़ी होती है और उस रीजन को इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। इंसिपिएंट मीन्स प्रिमिटिव, एक ऐसी न्यूक्लियस जो कि अभी डेवलपमेंटल स्टेज में हो, जो कि अभी पूरी डेवलप्ड नहीं हो, और इस इंसिपिएंट न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियाइड भी कहते हैं। अब आप लोगों को क्लियर हो गई ये पॉइंट। तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होती, अलबत्ता एक रीजन होती है जहां पर क्रोमोसोम इनकी पड़ी होती है और उस रीजन को हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड कहते हैं। यहां पर जो है यूकेरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होती है। अच्छा, एक और चीज, इनके क्रोमोसोम में देयर आर नो हिस्टोन्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज का पॉइंट है। और यहां पर हिस्टोन्स आर प्रेजेंट। हिस्टोन्स तो आपको पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। तो फिर प्रोटीन्स जो है वो कौन से प्रोटीन्स है, तो वही हिस्टोन्स। तो आप लोगों को पता होगा हिस्टोन कोर वगैरह, या फिर आप पढ़ोगे आगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है मेटाबॉलिज्म। यहां पर चूंकि देयर आर नो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया तो इनमें होती नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया की जगह इनके मेम्ब्रेन्स की एक जगह जगह पर फोल्डिंग्स होती है, मेम्ब्रेन्स की इन्वेजिनेशंस होती है। उन इन्वेजिनेशंस का नाम है मिजोजोम्स। और ये मिजोजोम्स जो है यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, रिस्पिरेटरी एंजाइम्स, जो कि मेटाबॉलिज्म में रोल अदा करते हैं। तो देयर आर नो माइटोकॉन्ड्रिया, इंस्टेड देयर आर मिजोजोम्स। या यू कैन से कि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होती, हाँ रिस्पिरेशन लाजमी होती है, मेटाबॉलिज्म। तो ये इनके मेम्ब्रेन्स पर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो एंजाइम्स जो है मेटाबॉलिज्म करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सेल डिवीजन। यहाँ पर नो माइटोसिस, देयर इज बाइनरी फ्यूजन। ओके, और यहाँ पर जो है माइटोसिस होती है। एट पॉइंट जो है हमारा क्रोमोसोम की शेप जो है वो किस शेप में होता है, यहाँ पर सर्कुलर होता है प्रोकैरियोट्स में, और यूकेरियोट्स में ये लिनियर होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो दीज आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। और अगर यूकेरियोट्स की बात करें तो वहाँ पर यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, फंजाई और प्रोटिस्ट में कॉलोनियल भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी ये हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ऊपर मैंने मेटाबॉलिज्म में मिजोजोम्स की बात की है, इसको थोड़ा देखते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। एक डायग्राम के जरिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो है लेट्स सपोज आपकी बैक्टीरियल सेल की जो है सेल वॉल, ओके, और ये जो है ये इसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये अंदर की तरफ जो है इस तरह से इनकी इन्वेजिनेशंस होती है, इर्रेगुलर सी इन्वेजिनेशंस इसने की होती है। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखें इसको, तो ये इन्वेजिनेशंस जो है दीज आर एक्चुअली कॉल्ड, व्हाट वी कॉल दिस इन्वेजिनेशंस, मेसोसोम्स। दिस इज एक्चुअली द मेसोसोम। अच्छा, इस मेसोसोम जो है या मेसोसोम, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखता हूँ यहाँ पर। ये जो है ये रोल अदा करते हैं रिस्पिरेशन में, जो कि अभी मैंने बताया है, रिस्पिरेशन में भी ये रोल अदा करते हैं। उसके अलावा सेल वॉल की डेवलपमेंट जो होती है, सेल वॉल डेवलपमेंट, ओके, सेल वॉल की डेवलपमेंट में भी रोल अदा करते हैं। इस तरह से सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में भी रोल अदा करते हैं। एम आई क्लियर? और उसके अलावा डीएनए रिप्लिकेशन में भी रोल अदा करते हैं। ये आगे भी आप लोग पढ़ोगे, बट यहाँ से थोड़ा ओवरव्यू हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहे, ढेर सारी कामयाबियाँ मुकद्दर हो। इस इल्म के फैलाने की सफ़र में हमारा साथ दे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।